नमस्कार। आज हम मानवीय आकर्षण के मनोविज्ञान की गहराइयों में उतर रहे हैं। विशेष रूप से हम उन मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो महिलाओं को आकर्षित करने में भूमिका निभाते हैं, जैसा कि हमारे स्रोत में बताया गया है। हमारे पास एक दिलचस्प विश्लेषण है। ये एक लोकप्रिय हिंदी YouTube वीडियो पर आधारित है। वीडियो का शीर्षक है महिलाओं को आकर्षित करने के 3 गहरे साइकोलॉजिकल राज, फीमेल साइकोलॉजी, प्यार, और इसे लवली साइकोलॉजी ने बनाया है। तो आज हम इसी स्रोत में बताए गए जो 3 मुख्य मनोवैज्ञानिक राज हैं या कहें सिद्धांत हैं, उनका विश्लेषण करेंगे। देखिए, हमारा इरादा यहाँ कोई जोड़ तोड़ या चालाकी सिखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश करना है कि मानवीय संबंध कैसे बनते हैं, कैसे गहरे होते हैं और इसमें मनोविज्ञान की क्या भूमिका है। देखते हैं इस स्रोत से क्या खास बातें निकल कर आती हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है शुरू करने से पहले ये याद रखना जरूरी है कि आकर्षण हमेशा एक दो तरफा रास्ता होता है। ये आपसी सम्मान और ईमानदारी पर टिका होता है। आज हम जिन सिद्धांतों पर बात करेंगे उन्हें जेन्युइन संबंध बनाने के उपकरण के तौर पर देखना चाहिए, न कि किसी को नियंत्रित करने के तरीकों के रूप में। असल में ये समझने की कोशिश है कि भावनात्मक स्तर पर कौन सी चीजें मायने रखती है और क्यों। बहुत सही कहा। तो चलिए पहले सिद्धांत से शुरू करते हैं, जिसे स्रोत कहता है अटल आत्मविश्वास की आभा। ये सिर्फ दिखावा या बड़ी बड़ी बातें करना नहीं है ना? स्रोत इसे एक शांत अंदरूनी स्थिरता के रूप में बताता है जो बाहर की ओर झलकती है। ऐसा लगता है जैसे ये अपने आप में एक तरह का गुरुत्वाकर्षण पैदा करता है। स्रोत में इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया गया है। कल्पना कीजिए किसी पार्टी या कोई सोशल गैदरिंग है। वहां कोई व्यक्ति है जो बहुत शोर नहीं मचा रहा, नहीं अपनी उपलब्धियां गिना रहा है, बल्कि शांत है, लोगों से नजरें मिलाकर एक हल्की समझ भरी मुस्कान के साथ मौजूद है। स्रोत कहता है कि इस तरह की उपस्थिति से सामने वाले को लगता है कि उन्हें देखा और समझा जा रहा है, न कि उन्हें परखा या जज किया जा रहा है। ये वाकई काफी शक्तिशाली एहसास दे सकता है। हाँ, और इसके पीछे गहरा मनोवैज्ञानिक और यहाँ तक कि आप कह सकती हैं विकासवादी आधार भी है। स्रोत इस बात को सही ढंग से उजागर करता है कि ऐतिहासिक रूप से महिलाएं ऐसे साथी की तरफ आकर्षित होती थीं जो सुरक्षा और स्थिरता का भाव दे सके। आज के संदर्भ में ये सिर्फ शारीरिक सुरक्षा नहीं, बल्कि भावनात्मक स्थिरता भी है। आत्मविश्वास अक्सर साधन संपन्नता, समस्याओं से निपटने की क्षमता और भावनात्मक लचीलेपन का संकेत माना जाता है, यानी मुश्किल समय में भी स्थिर रह पाने की काबिलियत। ये सिर्फ बाहरी कवच नहीं, बल्कि अंदरूनी मजबूती का प्रतिबिंब है। और दिलचस्प बात यह है कि शोध भी इस विचार का समर्थन करता है। स्रोत में 2018 के एक मेटा एनालिसिस का जिक्र है। उसमें पाया गया कि आत्मविश्वास से भरी शारीरिक भाषा, जैसे कि खुली मुद्रा, सीधा खड़ा होना, स्थिर नजरें बनाए रखना, कथित आकर्षण को लगभग 30% तक बढ़ा सकती है। लेकिन जैसा कि स्रोत भी जोर देता है, असली खेल बाहरी दिखावे का नहीं, बल्कि अंदरूनी विश्वास का है। ये वो आत्मविश्वास है जो धीरे धीरे छोटी छोटी जीतों से बनता है, अपनी कमियों को बिना शर्मिंदगी के स्वीकार करने से आता है। ये बनावटी नहीं, बल्कि प्रामाणिक होना चाहिए। मुझे स्रोत की एक और बात बहुत महत्वपूर्ण लगी। किसी नए इंसान से मिलते समय उन्हें एक ट्रॉफी या जीत की तरह ना देखें जिसे हासिल करना है, बल्कि इसे एक बराबर के रोमांचक सफर की तरह देखें। ये सोचने का तरीका ही अपने आप में तनाव कम कर देता है और एक ज्यादा स्थिर और आकर्षक माहौल बनाता है जहां दोनों व्यक्ति सहज महसूस कर सकें। ये बहुत अहम नुक्ता है। जब आप किसी को बराबरी का दर्जा देते हैं तो आपका आत्मविश्वास स्वाभाविक लगता है, थोपा हुआ नहीं। ये उस दिखावटी आत्मविश्वास से बिल्कुल अलग है जो अक्सर अंदर की असुरक्षा को छिपाने की कोशिश करता है। असली आत्मविश्वास शांत होता है, उसे चीखने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये बराबरी का भाव ही सम्मान की नींव रखता है। स्रोत शायद इसी प्रामाणिक स्थिर आत्मविश्वास की बात कर रहा है। तो बाहरी आत्मविश्वास आपको शायद दरवाजे तक ले जा सकता है, पर असली कनेक्शन तो तब बनता है जब आप भावनात्मक स्तर पर जुड़ते हैं। और यहीं पर हमारा दूसरा सिद्धांत काम आता है, जिसे स्रोत भावनात्मक प्रतिबिंबन का जादू कहता है। ये थोड़ा गहरा है ना? इसका मतलब किसी की नकल उतारना नहीं है, जैसा कि नाम से लग सकता है, बल्कि ये गहरी सहानुभूति दिखाने के बारे में है। सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को इस तरह से समझना और प्रतिबिंबित करना कि उन्हें लगे कि हाँ, ये व्यक्ति मुझे सच में समझ रहा है, मेरी भावनाओं को महसूस कर रहा है। स्रोत के अनुसार
भावनात्मक सुरक्षा रिश्तों में बहुत महत्वपूर्ण होती है, खासकर महिलाओं के लिए। वे एक ऐसा माहौल चाहती हैं जहां वो बिना किसी झिझक या डर के अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकें। जब आप उनकी भावनाओं को समझते हैं, चाहे वो उनके किसी सपने को लेकर उत्साह हो या किसी निराशा को लेकर झुंझलाहट, और उसे सही मायने में बिना सलाह दिए या जज किए प्रतिध्वनित करते हैं, तो स्रोत कहता है कि ये उनके लिए अपनी आत्मा का आईना देखने जैसा हो सकता है। स्रोत में एक काफी सीधा सा उदाहरण है। मान लीजिए कोई कॉफी डेट पर अपने बहुत मुश्किल दिन के बारे में बता रहा है। तुरंत समाधान बताने या कोई बात नहीं कहने के बजाय आप कुछ ऐसा कहते हैं, सुनकर ही लग रहा है कि यह दिन कितना थका देने वाला और भारी रहा होगा। मैं समझ सकता हूं कि तुम कैसा महसूस कर रही होगी। स्रोत बताता है कि यह सरल सी प्रतिक्रिया, जहां आप सिर्फ भावना को स्वीकार कर रहे हैं, बहुत गहरा असर डाल सकती है। और इसके पीछे का विज्ञान भी काफी आकर्षक है, पता है। जब हम किसी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं और उनकी भावनाओं को प्रतिबिंबित करते हैं, तो हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन जैसे बॉन्डिंग हार्मोन रिलीज हो सकते हैं। ये हार्मोन आपसी विश्वास और जुड़ाव को मजबूत करने में मदद करते हैं। न्यूरोसाइंस भी इसकी पुष्टि करता है। स्रोत बताता है कि जब हम भावनाओं के स्तर पर सिंक होते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में मिरर न्यूरॉन्स सक्रिय हो जाते हैं। ये न्यूरॉन्स हमें दूसरों की भावनाओं को समझने और महसूस करने में मदद करते हैं, जिससे एक तत्काल तालमेल और जुड़ाव महसूस होता है। आप सचमुच दूसरे व्यक्ति के साथ भावनात्मक लय में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी भी देता है। इसे बहुत ही सूक्ष्मता से करने की जरूरत है, बिना ज्यादा जाहिर किए या बनावटी लगे। ये अभिनय नहीं होना चाहिए, बल्कि सच्ची सहानुभूति से उपजना चाहिए। सामने वाले व्यक्ति को भावनात्मक बातचीत का नेतृत्व करने देना महत्वपूर्ण है। ये असल में बिना मांगे सलाह दिए सक्रिय रूप से सुनने और समझने का अभ्यास है। ये एक तरह की शांत शक्ति है जो एक साधारण जान पहचान को गहरे रिश्ते में बदल सकती है, क्योंकि ये दिखाता है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे, बल्कि वास्तव में परवाह करते हैं और समझते हैं। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन क्या इसमें खतरा नहीं है कि ये बनावटी या चालाकी भरा लग सकता है अगर इसे ठीक से न किया जाए? मतलब कोई ये सोच सकता है कि आप सिर्फ वही कह रहे हैं जो वो सुनना चाहते हैं। ये एक वाजिब चिंता है, बिल्कुल। और यहीं पर स्रोत की प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी वाली बात फिर से महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आपकी सहानुभूति सच्ची नहीं है, तो वो शायद पकड़ में आ जाएगी और इसका उल्टा असर होगा। भावनात्मक प्रतिबिंबन का मतलब भावनाओं की नकल करना नहीं, बल्कि उन्हें सच में महसूस करने की कोशिश करना है। ये दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास है। जब ये ईमानदारी से किया जाता है, तो ये बनावटी नहीं लगता, बल्कि एक गहरे मानवीय जुड़ाव का एहसास कराता है। सूक्ष्मता और ईमानदारी, ये दोनों ही यहाँ कुंजी है। समझ गया। ओके, तो आत्मविश्वास आपको कमरे में लाता है, सहानुभूति आपको जोड़ती है, और फिर आता है तीसरा सिद्धांत जो रिश्ते में एक चिंगारी बनाए रखने के बारे में है। स्रोत इसे खिलंदड़ी रहस्य की चिंगारी कहता है। इसका मूल विचार यह है कि आप खुद को एक खुली किताब की तरह पहली मुलाकात में पेश ना कर दें, बल्कि खुद को धीरे धीरे परतों में उजागर करें। ऐसी कहानियां या अनुभव साझा करें जो आपकी शख्सियत की गहराई का संकेत दें, लेकिन सब कुछ एक साथ ना बता दें। इससे सामने वाले में और जानने की जिज्ञासा पैदा होती है। हाँ, स्रोत बताता है कि जहाँ बहुत ज्यादा पूर्वानुमेयता, मतलब प्रेडिक्टेबिलिटी, जुनून को कम कर सकती है, वहीं थोड़ा सा रहस्य कल्पना को उड़ान देता है। ये मानव मनोविज्ञान का एक दिलचस्प पहलू है। जब किसी व्यक्ति या स्थिति के बारे में सब कुछ पता नहीं होता, तो हमारा मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है। ये डोपामाइन सिस्टम से जुड़ा है मस्तिष्क का रिवॉर्ड सर्किट। अनिश्चितता और प्रत्याशा, यानी आगे क्या होगा, ये जानने की उत्सुकता अपने आप में रोमांचक हो सकती है। मस्तिष्क क्या होगा अगर जैसे विचारों में उलझ जाता है, जो आकर्षण को बढ़ा सकता है। स्रोत में टेक्सटिंग का एक अच्छा उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि आपका दिन कैसा था। ये कहने के बजाय कि काम उबाऊ था, आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, आज ऑफिस में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। कहानी थोड़ी लंबी है, शायद जब मिले तब सुनाने लायक हो। स्रोत के अनुसार इस तरह का जवाब तुरंत जिज्ञासा पैदा करता है, आखिर ऐसा क्या हुआ। ये बातचीत को आगे बढ़ाने का एक स्वाभाविक तरीका भी बन जाता है। और यहाँ व्यवहार अर्थशास्त्र का सिद्धांत भी लागू होता है, जिसका स्रोत जिक्र करता है। सिद्धांत ये है कि कमी, मतलब स्कैसिटी, चीजों का कथित मूल्य बढ़ा देती है।
जब कोई चीज या जानकारी आसानी से या पूरी तरह से उपलब्ध नहीं होती तो हम मनोवैज्ञानिक रूप से उसे ज्यादा महत्वपूर्ण या आकर्षक मानने लगते हैं। इसे हीरे और कंकड़ के अंतर की तरह सोच सकते हैं। हीरे दुर्लभ है इसलिए कीमती हैं, लेकिन स्रोत यहाँ भी सावधानी बरतने को कहता है। इसे हल्का फुल्का थोड़ा चुलबुला रखना जरूरी है और सबसे महत्वपूर्ण इसे प्रामाणिकता के साथ मिलाना। ये गेम खेलने या जानबूझकर जानकारी छिपाने जैसा नहीं लगना चाहिए, वरना ये विश्वास तोड़ सकता है। इस दृष्टिकोण का एक गहरा प्रभाव ये है कि सामने वाले व्यक्ति के निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है। जब उन्हें आपके बारे में सब कुछ तुरंत पता नहीं चलता तो मैं आपके बारे में ज्यादा सोचते हैं। खाली जगहों को अपनी कल्पनाओं से भरते हैं, उम्मीद है अच्छी कल्पनाओं से। वे मानसिक और भावनात्मक रूप से आप में ज्यादा निवेशित हो जाते हैं। स्रोत का एक सुझाव ये भी है कि कभी-कभी बातचीत को एक उच्च बिंदु पर कुछ अनकहा छोड़कर समाप्त किया जाए। इससे अगली मुलाकात या बातचीत के लिए उत्सुकता बनी रहती है। ये संतुलन साधना वाकई मुश्किल लग रहा है। एक तरफ आप रहस्य बनाए रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ आपको ईमानदार और खुला भी होना है। कहीं ऐसा ना हो कि रहस्य बनाने के चक्कर में आप अविश्वसनीय या दूरी बनाने वाले लगें। बिल्कुल, ये एक नाजुक संतुलन है यकीनन, और स्रोत की व्याख्या में संभवतः यही बात निहित है कि इसका उद्देश्य धोखा देना या दीवार खड़ी करना नहीं है, बल्कि ये रिश्ते की शुरुआत में आकर्षण और रुचि को धीरे धीरे बढ़ाने का एक तरीका है। ये अपनी कहानी को किस्तों में बताने जैसा है, जिससे दूसरा व्यक्ति भी सहज होकर अपनी कहानी साझा करने के लिए प्रोत्साहित हो। कुंजी शायद ये है कि जो आप प्रकट करते हैं वो सच्चा हो, आपको छुपा नहीं रहे, बस सब कुछ एक साथ नहीं बता रहे। और जैसे जैसे रिश्ता गहरा होता है, ये रहस्य स्वाभाविक रूप से कम होता जाता है और गहरी समझ और पारदर्शिता की जगह लेता है। प्रामाणिकता यहाँ भी सबसे जरूरी है। तो ये थे वो 3 मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जिनका हमने आज विश्लेषण किया, जो लवली साइकोलॉजी के YouTube वीडियो स्रोत पर आधारित थे। अटल आत्मविश्वास की आभा, भावनात्मक प्रतिबिंबन का जादू और खिलंदरी रहस्य की चिंगारी। और जैसा कि स्रोत बार बार इशारा करता है, ये कोई जादुई चालें नहीं है, बल्कि मानवीय मनोविज्ञान की समझ और आपसी सम्मान पर आधारित संबंध बनाने के पहलू हैं। बिल्कुल सही कहा। जब इन सिद्धांतों का नैतिक रूप से ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ उपयोग किया जाता है, तो ये वास्तव में गहरे और टिकाऊ बंधन बनाने में मदद कर सकते हैं। ये सिर्फ सतही आकर्षण के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि गहरे मानवीय संबंध कैसे काम करते हैं, चाहे वो रोमांटिक संदर्भ में हो या जीवन के अन्य क्षेत्रों में। जिन लोगों को इन विचारों में और गहराई से रुचि है, वे मूल स्रोत यानी उस हिंदी YouTube वीडियो को देख सकते हैं, जहां इन्हें और विस्तार से समझाया गया होगा। आज की इस पूरी चर्चा से मेरे मन में एक विचार घूम रहा है। ऐसा लगता है कि इन तीनों सिद्धांतों को प्रभावी ढंग से लागू करने से पहले शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम आत्मजागरूकता है। यानी पहले खुद को समझना, अपने आत्मविश्वास के स्तर को जानना और उस पर काम करना, अपनी खुद की भावनाओं को पहचानना और समझना, और ये जानना कि खुद को दूसरों के सामने कैसे और कब पेश करना है। अगर हम खुद ही अपनी भावनाओं को नहीं समझते, तो दूसरों की भावनाओं को कैसे प्रतिबिंबित कर पाएंगे? या अगर हमारा अपना आत्मविश्वास ही डावाडोल है, तो वो अटल आभा कैसे बनेगी? ये एक बेहद महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। वास्तव में इन मनोवैज्ञानिक जानकारियों का सबसे शक्तिशाली उपयोग शायद पहले खुद पर ही होता है। अपने आत्मविश्वास को प्रामाणिक रूप से विकसित करना, अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होना और उन्हें स्वस्थ तरीके से प्रबंधित करना सीखना, और खुद को समझने के बाद ये तय करना कि दूसरों के साथ कितना और कैसे साझा करना है, ये सब व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब हम अंदर से इन पहलुओं पर काम करते हैं, तो इसका असर स्वाभाविक रूप से हमारे बाहरी व्यवहार और रिश्तों में छलकता है। तब ये सिद्धांत तकनीकें नहीं रह जाते, बल्कि हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। और यहाँ से एक और दिलचस्प सवाल उठता है, जिस पर शायद श्रोता खुद विचार कर सकते हैं। ये सिद्धांत आत्मविश्वास, सहानुभूति या वो भावनात्मक प्रतिबिंबन और रणनीतिक रूप से खुद को प्रस्तुत करना, रहस्य का एक पहलू, रोमांटिक रिश्तों के दायरे से बाहर जीवन के अन्य क्षेत्रों में कैसे लागू हो सकते हैं? उदाहरण के लिए, क्या ये सिद्धांत दोस्ती को गहरा करने, कार्यस्थल पर बेहतर संबंध बनाने या यहाँ तक कि एक बेहतर लीडर बनने में भी मदद कर सकते हैं? शायद ये सिर्फ डेटिंग मनोविज्ञान नहीं, बल्कि प्रभावी मानवीय संपर्क के सार्वभौमिक सिद्धांत है।